आज स्टार्ट करते हैं वन एवं वन्य जीव संक्षिप्त की, यानी कि वन और वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे शॉर्ट में। वन और वन्य जीव ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि इसमें वन रिपोर्ट वगैरह के बारे में होगा, जिससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक काम कर लिया जाए, मैप ऐड कर लेते हैं उत्तराखंड का। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पर इसका यूज करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है 13 जनवरी 2022 को जारी, 13 जनवरी 2022 इतने को जारी 17वीं वन रिपोर्ट, 17th वन रिपोर्ट। ठीक है, हर 2 साल में आती है वन रिपोर्ट, तो ये 17वीं वन रिपोर्ट है जो 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इसके हिसाब से राज्य में केवल वन विभागाधीन वनाच्छादन है। तो ये पूछना चाह रहा है कि वन विभाग के अंतर्गत कितना परसेंट वन है, या स्क्वायर किलोमीटर में भी इसने बोला हुआ है। तो परसेंट की बात करें तो 45.44% वन है उत्तराखंड के अंदर, जो कि वन विभाग के अंदर है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर होता है, कुछ वन विभाग के अंदर रहता है, कुछ वन पंचायतों के अंदर रहता है, कुछ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर में रहता है, और राजस्व विभाग के अंदर में रहता है। तो इस तरीके से कई सारी डिपार्टमेंट है जिनके अंदर में वन रहता है। तो उसमें से जो वन विभाग वाला है वो है 45.44%, और स्क्वायर किलोमीटर में बताएं तो 24,305 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। इतना पार्ट है जो वन विभाग के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन है 16वें से 17वें वन रिपोर्ट। तो पहले 17th आई, फिर 17वीं आई, हर 2 साल में आती है। ठीक है, नहीं हर सेकेंड ईयर में। और जो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही इसको जारी भी करता है। तो 16वीं और 17वीं वन रिपोर्ट, 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट के बीच में वन विभागाधीन वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो वन विभाग के अंतर में जो वन क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि हुई है ये पूछना चाह रहा है। तो बहुत ज़्यादा की नहीं है, 2.09 स्क्वायर किलोमीटर की है। ठीक, ये वन विभाग के अंदर जो वन था उसमें वृद्धि हुई है इतनी। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखो 13 जनवरी 2022 को आई थी, जैसा कि पहले बता दिया मैंने, 17th। ठीक है, वन रिपोर्ट। तो 17वीं वन रिपोर्ट अभी लेटेस्ट है क्योंकि हर 2 साल में आती है। तो अभी 2024 में आएगी। तो उससे पहले जो भी एग्जाम आएंगे, अगर उसमें वन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही वाला डेटा उसमें पूछा जाएगा। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो राज्य के 8 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और उन जिलों के नाम है नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, ये तो टिहरी हो गया, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। इतने जिलों में है जिनमें वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। किसी में थोड़ा ज़्यादा हुई होगी, किसी में कम हुई होगी, पर इतने क्षेत्र हैं जिनमें वन में वृद्धि हुई है। 8 क्षेत्र हैं। और वनों में जो कमी आ रखी है, तो बचे हुए जो 5 क्षेत्र रह गए हैं उनमें वनों में कमी आई है। ठीक है, अब कौन कौन से रह रहे हैं, इसमें रह रहा है हरिद्वार, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उधम सिंह नगर, उसके अलावा बागेश्वर, ठीक है, चंपावत और टिहरी, इतने छूट गए थे। ये वो हैं, पहले मैंने शायद चंपावत बता दिया ना, वो गलत किया मैंने। तो पहले जो वृद्धि हुई है उसमें चमोली था। एक बार मैं देख लेता हूँ बैक करके, बताया था क्या मैंने, नहीं चंपावत बताया था, बिल्कुल ठीक है। नहीं सॉरी, गलत है ना फिर। तो यहाँ पर चंपावत नहीं था, ये था चमोली, ये वाला। 8 पार्ट हैं, इनमें वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। और जो इसके अलावा रह रहे हैं, जैसे कि ये वाला है अपना, देखो जो रह रहा है उसमें मैं कलर दूसरा कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर, टिहरी और अपना हरिद्वार। ये एरिया हैं जिनमें कमी आई है। और कितने पार्ट हैं, 5 हैं टोटल। अगली बात करते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन वृद्धि वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक वन वृद्धि किसमें हुई है, अभी हम वृद्धि पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा नैनीताल में,
और सबसे कम वृद्धि हुई है रुद्रप्रयाग में। नैनीताल का जो परसेंटेज है जितनी इसमें वृद्धि हुई है वह है 2.98%। इतना प्रतिशत वन यहाँ पर बढ़े हुए हैं। और रुद्रप्रयाग में हुई है 0.13%। इतना वृद्धि हुई है। हुई दोनों में वृद्धि है, लेकिन नैनीताल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और रुद्रप्रयाग में सबसे कम वृद्धि हुई है। अब बात करेंगे कमी वालों में, तो जिसमें 17वें वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन ह्रास वाले जिले हैं। वन ह्रास भी लिखा हुआ आ सकता है ऐसे, ह्रास या फिर कमी, एक ही चीज है। तो कमी किस किस में हो रही है, तो कमी वाले 5 जिले मैंने बताए हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो कमी हो रही है वो हो रही है उधम सिंह नगर में। और दूसरे सबसे कम जो कमी आई है वो है बागेश्वर में। तो बागेश्वर की बात करें तो यह 0.02%, इतने प्रतिशत वन कम हुए हैं। और उधम सिंह नगर की बात करें तो 3.71% वन कम हुए हैं। तो जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है या कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम ज़्यादा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्पीड से डेवलप होता है, मोस्टली वहाँ पर वनों को काटा जाता है। तो यही चीज़ है। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। सबसे कम वन क्षेत्र है इसमें वन, उसके बाद है सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में है, ठीक है। दूसरा हरिद्वार है, तीसरा है रुद्रप्रयाग और चौथा है चंपावत। ये 4 जिले होने वाले हैं, यानी कि उधम सिंह नगर बढ़ते क्रम में पूछा है ना। सबसे कम वन क्षेत्र है उधम सिंह नगर में, सबसे कम, कमी की यहाँ पर बात चल रही है। और फिर है हरिद्वार में, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग में और चंपावत, ठीक है। UHRD इस तरीके से याद कर सकते हो। HRD तो पता ही है, HRD मिनिस्ट्री होती है, UHRD कर लो। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो घटते हुए क्रम में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर हैं? पौड़ी, फिर आएगा नैनीताल, उसके बाद है उत्तरकाशी और चमोली। उत्तरकाशी और चमोली तो इस तरीके से हैं, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी एंड चमोली, ठीक है नी। चमोली के लिए सिलेक्ट, चंपावत के लिए CM लिख देना, PNUC। इसमें मतलब घटते बढ़ते क्रम में तो रेयरली ही पूछेगा, आप इस तरीके से पूछ सकता है सबसे कम वन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं। उसके बाद बात करते हैं वन विभागाधीन वन। ये सारे जो हम वनों की बात कर रहे हैं ये फिलहाल हैं वन विभागाधीन। वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। फिर बात वही आ गई, यहाँ पर वन प्रतिशत है। अभी तो मैंने तुम्हें वनों के एरिया के हिसाब से बताया, लेकिन ये प्रतिशत के हिसाब से है। तो सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत है नैनीताल में, फिर है चंपावत में, उसके बाद है पौड़ी और रुद्रप्रयाग में। चंपावत गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे गलती लग रही है इसमें, ठीक है। तो इसको नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, टाइम क्यों वेस्ट करना है इसके पीछे। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलिखित वन क्षेत्र है। अभिलिखित का मतलब रिकॉर्डेड जो है, रिकॉर्डेड जो वन है वो कितने हैं, तो उसका एरिया बता रखा है, इसको याद रखो 3799, इतना स्क्वायर किलोमीटर, इतना है वन क्षेत्र जो टोटल वन क्षेत्र है प्रदेश में हमारे उत्तराखंड के अंदर। राज्य में कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो टोटल एरिया जो हमारे राज्य का है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 71.05% वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। राज्य के कुल अभिलिखित जो वन क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत
25,863 इतना स्क्वायर किलोमीटर जो वन है, ये है आपका वन विभाग के अंदर, क्योंकि अभी तक हम टोटल की बात कर रहे थे ना। अब फिर है 4768, अभी पॉइंट में भी है तो इतना पॉइंट में नहीं भी रखोगे तो मेन मेन चीज याद कर लो। इतना होने वाला है राजस्व विभाग के अंदर, जिसमें पटवारी वगैरह, राजस्व डिपार्टमेंट वही रहता है ना जहाँ पर पटवारी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वन पंचायत। तो मैंने बताया था तुम्हें अभी पहले, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनके अंदर में वन देखने को मिलेंगे। तो वन पंचायत के अंदर है 7168.5 इतना स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं जो अन्य संस्थाएं हैं उनके अंदर है 156.4 स्क्वायर किलोमीटर, ये अन्य संस्था। इस तरीके से चार अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर में वन है, और कितने वन है देख सकते हो। सबसे ज़्यादा वन वन विभाग के अंदर में है, उसके बाद वन पंचायतों के अंदर में है, फिर आता है लास्ट में राजस्व विभाग और जो अन्य संस्थान वगैरह होते हैं उन सब के अंदर में। राज्य के कुल अभिलिखित वन में से केवल 68.06% ही, इतना परसेंट वन विभाग के अंदर हैं। तो जो वन विभाग का अभी देखा था उसमें टोटल में से वो वाला हिस्सा 68.06% है, इतने हैं। और बाकी के 12.54%, अब वही जो चीज़ हमने एरिया में बताई थी वो इसने परसेंटेज में यहाँ पर पूछ ली है। तो 12.54% है ये वन राजस्व विभाग के अंदर है, राजस्व विभाग। और उसके अलावा बचता है 18.86, तो ये वन पंचायत आएगा, ठीक। और जो फाइनल रह गया है वो होने वाला है, उसकी परसेंटेज नहीं पूछी है, केवल राजस्व विभाग वन पंचायत दो ही पूछ रखे हैं। तो राजस्व विभाग, वन पंचायत और जो वन विभाग हैं वो, ये तीनों के परसेंटेज यहाँ पर बता दी हैं। और यही चीज़ें जो मैंने पहले लिखी थी उसी को यहाँ पर परसेंटेज में पूछ दिया है। अगर आपको एरिया पता भी है तो उससे भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे पता है कि 3799 होने वाला है टोटल, और जो वन विभाग के अंदर में है वो 25,863 के लगभग है, तो इससे भी निकाल सकते हो, लगभग लगभग उतना ही आएगा। एक आइडिया लगाने के लिए हो जाता है। और अगर परसेंटेज आता है तो इस तरीके से वो भी निकाला जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल वन पंचायतें कितनी हैं? तो वन पंचायतें कितनी हैं टोटल उत्तराखंड के अंदर अभी, इसको नंबर को याद रख लेना, 12,167 हैं, इतनी वन पंचायतें हैं टोटल। राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। नए कानून के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य महिलाएं होती हैं। जो नया आया था नया कानून, उसके हिसाब से जो वन पंचायत हैं उसमें टोटल होते हैं 9 सदस्य। उन 9 में से जो है जो 4 सदस्य हैं वो महिलाएं रहेंगी। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल में से 18.99% इतना वन उत्तरकाशी में, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ही मैप में बना देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा पूछ रखा है। तो 18.99% उत्तरकाशी में है, 18.99%। और चमोली में है 13.32%। तो ये पूछ रहा है कि हरिद्वार में केवल कितने वन है? तो हरिद्वार में 1.9% है, जो कि काफ़ी कम है, आप देख ही सकते हो इतना परसेंट वन है हरिद्वार में। उसके बाद बात करते हैं, अब ये जो टोटल वन क्षेत्र है उसमें से अभिलिखित जो टोटल वन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में है। तो यहाँ पर ना परसेंटेज की बात चल रही है ना कुछ, इसमें पूछ रहा है कि जो टोटल वन है उसमें से। तो सबसे ज़्यादा वन है उत्तरकाशी के अंदर, फिर है पिथौरागढ़ में, फिर है चमोली में, और फिर है पौड़ी में। तो इस तरीके से वन होने वाले हैं। ये परसेंटेज वाइज अलग आता है, टोटल जैसे वन विभाग के अंदर में कितने उसमें अलग आता है, टोटल वन कितने उसमें अलग आता है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखना कि पूछ क्या रहा है आखिर।
प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में से सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में है। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले तो 2 तो पता ही होंगे, पहले नंबर पर अपना ये है जिसमें सबसे कम है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये और चौथा ये। इन दोनों को थोड़ा याद कर लेना। हरिद्वार में तो सबसे कम है, दूसरे में आता उधम सिंह नगर, तीसरे में परसेंटेज के हिसाब से भी हरिद्वार में बहुत कम वन है और टोटल वन के रिकॉर्ड के हिसाब से भी काफ़ी कम वन है। राज्य के कुल अभिलिखित वन का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कितना भाग है? तो ये चीज़ है अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है, 37% है अपना कुमाऊं के अंदर और 63% है गढ़वाल के अंदर वन। टोटल जो वन है, यानी कि गढ़वाल, वैसे भी गढ़वाल ज़्यादा बड़ा है तो उसमें 63% वन पार्ट वन है। राज्य के कुल अभिलिखित वन का ये बता दिया। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियां हैं। तो सर्वाधिक वन भूमि कौन से में है? एक तो टॉन्स में है, ठीक है, टॉन्स इधर को है सर्वाधिक वन भूमि। दूसरे नंबर पर आता है कोसी और यमुना, ठीक है, कोसी तो यहाँ से बहते हुए आती है और यमुना भी इधर ही से बहते हुए आती है ऐसे। तो ये 3 हैं, कोसी और यमुना। ये वाले पार्ट हैं जो यमुना की घाटियां हैं, जो टॉस की घाटियां हैं और जो कोसी की घाटियां, इनमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और कोसी वाला एरिया जो है ये रामनगर से भी होते हुए जाता है, ठीक है ना। तो घाटी तो एक ही पड़ेगी ना, अब जैसे रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से रामगंगा जाती है, पर रामनगर से कोसी नदी भी जाती है, तो उसी एरिया में आसपास बहुत ज़्यादा वन है। उसके बाद प्रदेश में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। 441 वन हैं जिनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और मान्यता के कारण। तो ऐसे वनों का जो नाम दिया गया है उन्हें कहते हैं देववन। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। 141 देववन है उत्तराखंड के अंदर। राज्य में पौधरोपण नीति देश में पहली बार लागू की गई। देश में पहली बार लागू की गई है और राज्य में की गई, हमारे उत्तराखंड राज्य से शुरुआत हुई है। तो 6 जून 2006 को ये किया गया पौधरोपण नीति लागू की गई, ठीक हो गया। वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई। कैंपा परियोजना भी वनों से ही संबंधित है और ये गठित की गई है 2010-11 में। पौधरोपण नीति 6 में, कैंपा परियोजना 10-11 के अराउंड। हमारा स्कूल हमारा धन योजना, हमारा स्कूल हमारा धन, ये योजना कब से संचालित है? तो यह है 2015-16 से संचालित है। पर पौध वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हरेला में पौधे लगाना और पौधे बांटने का काम चलता है, तुम्हें पता ही है, 17-18 से लगभग ये शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद है विद्यालयी छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। तो श्रीदेव सुमन तुम्हें पता ही, 25 जुलाई 1944 को उन्होंने जो है आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही जो 25 जुलाई की डेट है इसी दिन किया जाता है। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इको टास्क फोर्स नाम याद रख लो, इको टास्क फोर्स, और ये 2008-9 से किया गया था। भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको इसमें रोजगार भी मिल जाता है, उपनल कर्मी वगैरह आपने सुना होगा, तो उनको इसमें रोजगार भी मिल जाता है, साथ ही साथ वनों से रिलेटेड है। इतना भी याद रखना कि इको टास्क फोर्स वनों से संबंधित है। राज्य में वनाग्नि का काल माना गया है। तो वनाग्नि मोस्टली फरवरी से जून के बीच में लगती है, गर्मी के टाइम पे। तो लगभग 15 फरवरी से लेके 15 जून तक, मिड फरवरी से मिड जून तक वनाग्नि का खतरा यहाँ पर ज़्यादा रहता है। ये चीज़ें तो कॉमन है क्योंकि यही जो है मेन गर्मी का टाइम होता है, इसी में सबसे ज़्यादा वनों में आग भी लगती है। 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जलने वाला वर्ष रहा। तो 2016 में सर्वाधिक वनाग्नि हुई थी। वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो 2016 में सबसे ज़्यादा हुई और सबसे ज़्यादा जो वन है वो जले 2016 में।
प्रदेश में वनाग्नि पर नियंत्रण हेतु स्थापित क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं जहां से जो वनों में आग लग रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो इसका पूछना है कि कहाँ पर नहीं, ये पूछ रहा है कि कितने क्रूज स्टेशन टोटल हैं। तो 1317 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं जो वनाग्नि से रिलेटेड, जहाँ कहीं पर भी वनाग्नि वगैरह लगती है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ये बनाए गए हैं। देश में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो 1878 में की गई थी वन महाविद्यालय। ठीक है। और फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून करके था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, तो ये देहरादून में है, वैसे भी तुम्हें पता ही है। ठीक है। उसके अलावा FRI देहरादून में ही है। 1916 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम 1916 में 1906 में सॉरी 1906 में जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था इसका नाम बदल गया, और इसका नाम बदल करके हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। फिर से बदला, पहले था फॉरेस्ट स्कूल, 1906 में बदल करके जो है, देखो सबसे पहले कब बना ये मैं तुम्हें बताया 1878 में। तो 1878 में इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल, फिर 1906 में इसको बदल के कर दिया गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, और उसके बाद ये फिर से बदला है। और स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्रता के बाद फिर से इसके नाम को बदला गया, क्योंकि इंपीरियल का मतलब जब ब्रिटिश लोगों के अंडर में था तो उस टाइम को इंपीरियल राजा वाला पीरियड कहते हैं ना, क्योंकि वो सब कुछ राजा के अंडर में होता था, भले राजा उनका ब्रिटेन में था, राजा रानी जो भी है। उसके बाद है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको आज कहते हैं FRI। तो इस तरीके से उसका नाम बदला है। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, ये बन गया 1991 में। तो ये पूरा FRI के बारे में बता दिया गया है। इसमें इतना ही है। तो अभी जो है अगली चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, और वो होने वाली है वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में कवर हो जाएगा साथ ही साथ। तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण, इसमें हम हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क है और अपना अभ्यारण्य होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, सबके बारे में कौन कहाँ पर है। तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में देखो राष्ट्रीय उद्यान है 6। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान ये हैं 6। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है वन्य जीव विहार, ये वन्य जीव विहार ये हैं 7। ठीक है, और संरक्षण आरक्षिति ये हैं 4, जिसमें एक है बर्ड वाला, बर्ड सेंचुरी जो होती है, सेंचुरी। ठीक है, एक बर्ड सेंचुरी को मिला के 4 हैं। उसके बाद है एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान यह है एक। उसके अलावा है जैव सुरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, तो जैव सुरक्षित क्षेत्र ये भी है एक। उसके बाद है चिड़ियाघर है एक, जू जिसको कहते हैं, चिड़ियाघर ये भी है एक। तो ये बता दिए हैं टोटल कहाँ पर क्या है। ठीक हो गया, ये चीज़ देख लो। उसके बाद बात करते हैं, तो अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क यानी कि चलो नेशनल पार्क, इनके राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं वो क्या होता है। उसके अलावा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है,
ठीक, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये क्या होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या होता है। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। देखो हल्का फुल्का मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर डिटेल के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी दूसरी वाली। तो नेशनल पार्क में मोस्टली क्या होता है ना, एक बड़ा सा एरिया को नेशनल पार्क बना देते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड होती है, ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड, यानी कि मनुष्य का कोई गतिविधि नहीं रहेगी वहाँ पर, उस एरिया के अंदर बंदा जा ही नहीं सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क जब बनाती है तो वहाँ पर फिर इंसानों का जाना मना हो जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में ऐसा लोग जा सकते हैं वहाँ पर, और लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मेन ऐसा रहता है जो वन्य जीव हैं। देखो अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, अभय प्लस अरण्य। तो मतलब अभय या बिना भय से जहाँ पर जानवर घूम सकते हैं, ठीक है नहीं, बिना भय के जानवर घूम सकते हैं ऐसा एरिया, उसे कहते हैं अभ्यारण्य। उसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो मेन चीज़ होती है नेशनल पार्क और एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। इन दोनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आएगा अगर आप पढ़ोगे तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या रहता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में है जो स्पीसीज जहाँ की है उसको वहीं पर रिजर्व कर देते हैं। एरिया वगैरह खूब बड़ा होता है इनका भी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे नीलगिरी रिजर्व का आपने नाम सुना होगा, पन्ना है, पन्ना। उसके अलावा जो है नेशनल पार्क में तो ये अपना कार्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है नहीं, सुंदरबन भी नेशनल पार्क ही है। तो बहुत सारे हैं, मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूँ। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें क्या रहता है, जो स्पीसीज जहाँ की है उसको वहीं पर सेव करा जाता है। मतलब कि मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर स्पेशल टाइप का एक भालू पाया जा रहा है, वो भालू उसी एरिया में मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बना देगी। वो भालू जो वहाँ पर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा, प्राकृतिक आवास में, ठीक है। जबकि नेशनल पार्क में क्या करते हैं, बाहर से भी जानवरों को हम ला के डाल सकते हैं। जैसे अभी तुमने सुना होगा कूनो नेशनल पार्क का, उसमें चीते ला के छोड़े गए थे, ठीक है। तो वो चीते वहाँ के नहीं थे पर उनको लाया गया था बाहर से वहाँ छोड़ने के लिए। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो स्पीसीज जहाँ की है वहीं पर रहेगी, वहीं पर उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में सेव करके रखा जाता है। तो ये होने वाला है बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं फटाफट से। तो राज्य का प्रथम चिड़ियाघर, तो प्रथम चिड़ियाघर जो है वो कहाँ पर है, तो प्रथम है तुम्हारा देहरादून में, जिसका नाम था मानसी डियर पार्क, मालसी डियर पार्क, मालसी डियर पार्क, ठीक। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अभी निर्माणाधीन है 400 हेक्टेयर क्षेत्र में। तो ये गोलापार हल्द्वानी में बन रहा है, गोलापार, ठीक है, हल्द्वानी। ये दूसरा होने वाला है अगर बन जाता है तो, क्योंकि अभी तक तो चांसेस कम ही लग रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान, तो ये है नैनीताल में। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान नैनीताल में है, नैनीताल जू जिसको कहते हैं। उसके बाद है राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान है, तो कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखो 6 है ना। अब इन 6 के नाम पूछना चाह रहा है यहाँ पर ये। तो राष्ट्रीय उद्यानों में पहला है कार्बेट, जो तुम्हें पता है कहाँ पर है, ठीक है। फिर दूसरा है गोविंद, फिर है राजा जी, फिर है नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर है अपना फूलों की घाटी, ठीक है। और उसके बाद है गंगोत्री। तो ये है नेशनल पार्क्स की लिस्ट, नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। कौन कहाँ पर है बात करेंगे। जैसे कार्बेट इधर पे है, गोविंद अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं। कार्बेट कोई एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, ऐसे फैला हुआ है पौड़ी और नैनीताल के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से अभी बात करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चनों के साथ साथ बात करते हुए जाएंगे। भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में, ठीक है, नैनीताल में गवर्नर हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क नाम था। बाद में उसको स्वतंत्रता के बाद 1937 में जब बना तब हेली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद रामगंगा कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद फिर कार्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया 1957 में। तो ये पूछना चाह रहा है
कि 1957 में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो 1957 में इसका नाम कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। किसका? हेली का। जब कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था तो उसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क था। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र, ये मोतीचूर वन्य जीव विहार था 1935 में। मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसको बाद में राजाजी के अंदर ही शामिल कर लिया गया, जो राजाजी उद्यान है उसी में इसको शामिल कर लिया गया, मोतीचूर को। जिम कॉर्बेट उद्यान का विस्तार है, तो ये पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, बता दिया। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पड़ता है पाटली दून। जैसे ये दून, दून के अंदर आता है। दून तुम्हें पता है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच का वो वाली घाटियाँ, काफ़ी समतल टाइप की घाटियाँ होती है जहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन में लोग रह रहे हैं, उनको दून कहा जाता है। जैसे देहरादून है तो ये भी एक तरीके का दून है, ऐसी एक पाटली दून भी है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर के जो नदियाँ बहती हैं उनका, तो भाई कोसी और ढेला नदियाँ जो हैं ये बहती हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कॉर्बेट से बहती है कोसी और ढेला नदी। ठीक, उसके बाद अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो वह भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सर्वाधिक पर्यटक, सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है। देश में बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान, तो नंबर में भी बाघ ज़्यादा हैं और डेंसिटी के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा बाघ कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं। अब उसके बाद है, क्योंकि कॉर्बेट को ना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था ये मैं बाद में सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह को शामिल किया गया, तो उसमें कॉर्बेट को भी किया गया था, तो 1973 में इसको किया गया था शामिल। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी को किया गया था 2015 में। ठीक है, इसमें भी मतलब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया है, तो 2015 में किया गया। राजाजी उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला और गोहरी रेंज में है, तो चीला गोहरी में यहाँ पर बाघ भी देखने को मिलते हैं, जैसे चीला और गोहरी रेंज जैसे इसके अंदर है ना, कॉर्बेट के अंदर ढिकाला है, बिजरानी है, अलग अलग जोन बने हुए हैं, तो ऐसे यहाँ पर जो है चीला रेंज, गोहरी रेंज, अलग अलग रेंजें होती हैं, तो उस चीला गोहरी रेंज में आपको बाघ देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के चीला रेंज में पर्यटकों के लिए उपलब्ध है, तो चीला रेंज में पर्यटकों के लिए उपलब्ध है एलिफेंट सफारी, हाथी सफारी, मतलब सफारी को सफारी कहते हैं, एलिफेंट सफारी लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो एलिफेंट सफारी मिलेगी आपको अगर आप वहाँ पर जाओगे, तो आप हाथी की पीठ में बैठ करके एलिफेंट सफारी, ठीक है, हाथी की पीठ में बैठ करके घूम सकते हो जंगल में, यही है एलिफेंट सफारी। उसके बाद बात कर लेते हैं फूलों की घाटी की, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है वो चमोली में है, ये तो सबको ही पता है। तो कौन से पर्वतों के बीच में है पूछ रहा है, तो नर और गंधमादन पर्वत हैं, गंधमादन, इनके बीच में है फूलों की घाटी, फलों की घाटी नहीं, फूलों की घाटी। ठीक, तो और फूलों की घाटी के बीच में से ही बहती है नदी पुष्पावती, तो इसीलिए इस फूलों की घाटी को पुष्पावती नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है ना, पुष्पावती नेशनल पार्क ऐसा भी लिखा जाएगा, तो वह फूलों की घाटी को ही कहते हैं। उसके बाद है, अच्छा, फूलों की घाटी की जो खोज है ये एक ब्रिटिश पर्वतारोही था फ्रैंक स्माइथ, ये मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, इसने 1931 में की थी, और इसने एक बुक लिखी द वैली ऑफ फ्लावर्स, उसी से जो है दुनिया में मतलब इस घाटी के बारे में लोगों को पता चला, और उसी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर लगभग 5000 तरीके के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से लगभग 250 फूलों के बीज वो अपने साथ लेकर के गया हुआ था। ठीक, उसकी बात करते हैं 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यहाँ पर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
1980 में स्थापित गोविंद और 1989, तो ये इसका थोड़ा वो भी लिख रहे हो, जैसे 1982 में बना था नंदा देवी, ऐसी 1980 में बना था गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा 1989 में बना था गंगोत्री। तो ये गोविंद हो गया और ये हो गया गंगोत्री। तो ये पूछ रहा है कि 1980 में स्थापित गोविंद जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, तो गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में, और गंगोत्री भी यहीं है, क्योंकि गंगोत्री तुम्हें पता है ग्लेशियर भी यहीं है और नेशनल पार्क भी यहीं है, सब कुछ इधर ही है। उसके बाद बात करते हैं 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है 1983 में स्थापित है, 1983 में। ठीक है, राजाजी, और राजाजी इसको कहते हैं जो राजगोपालाचारी थे, उनका शॉर्ट नाम था सी राजगोपालाचारी, तो उनको मतलब लोग प्यार से राजाजी बोलते थे, तो उन्हीं के नाम पर जो इसका राजाजी नेशनल पार्क रखा हुआ है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इस तरीके से फैला हुआ है यहाँ पर ये, तो ये देहरादून में भी मिलेगा, हरिद्वार में भी मिलेगा और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका जो मुख्यालय है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका देहरादून में ही है। ठीक है, भले ये फैला तीनों में है पर इसका मुख्यालय देहरादून में है। सर्वाधिक हाथी एवं 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सर्वाधिक हाथी और 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर उद्यान है, तो एशियाई हाथी भी राजाजी में ही पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है, तो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो सही है ना, एशियाई हाथियों के लिए मशहूर है राजाजी, मैंने बताई दिया आपको। उसके बाद है कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है, तो कस्तूरी मृग आपको देखने के लिए मिलेंगे फूलों की घाटी में। ठीक है, चमोली में, यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरी एक ऐसी बेल्ट होती है इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इधर देखने के लिए मिलते हैं। केदारनाथ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है ना, वो वन अभ्यारण्य है और यह है राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी, तो इसीलिए अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात आएगी तो फिर फूलों की घाटी का ही नाम लेना पड़ेगा। सबसे पुराना और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पुराना कॉर्बेट है और सबसे जो नया है वो गंगोत्री है। ठीक है, अभी मैंने आपको डेट लिखा ही रखा था, 1889 में गंगोत्री बना था। गंगोत्री है उत्तरकाशी में और कॉर्बेट जो है पौड़ी नैनीताल के बीच में फैला हुआ है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री, और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये है सबसे छोटा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों वाला जिला है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आपको चमोली में देखने के लिए मिलेंगे। इस मामले में चमोली काफ़ी रिच है, चाहे वो अभ्यारण्यों की बात करें चाहे झील वगैरह की बात करें, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार, अब ये वन्य जीव विहार में आ गया है। ठीक है, तो वन्य जीव विहार है टोटल 7, जैसे भी नेशनल पार्क की बात करती थी ना 6 थे, तो वन्य जीव विहार टोटल 7 है। 7 की बात करें तो यहाँ पर मैं एक बार इसकी लिस्ट लिख देता हूँ। ठीक है ना, गोविंद वन्य जीव विहार भी है, फिर केदारनाथ है, फिर अस्कोट है जहाँ पर अपना कस्तूरी मृग वगैरह पाए जाते हैं, केदारनाथ में भी देखने को मिलते हैं। फिर सोना नदी है, सोना नदी कितने हो गए 4, बाकी के 3 यहीं से जोड़ के लिख लेते हैं। बिनसर है, बिनसर के बाद 4 हो गए ना, 5 हो गया, 6 और 7 एक और आएगा बस। मसूरी हो गया और नंदौर हो गया, नंदौर हल्द्वानी के पास में है। तो ये हो गया बिनसर, मसूरी, नंदौर, गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट और सोना नदी, ये हो गए 7। उसके बाद बात करते हैं वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में गठित वन्य जीव विहार, तो दिसंबर 2012 की बात कर रहा है, इसमें बना था नंदौर। सबसे पुराना और सबसे नया वन्य जीव विहार,
तो वन्य जीव विहार की बात करें तो गोविंद सबसे पुराना है और सबसे नया नंधौर है, जो यहाँ पर देख रहे आप डेट देख रहे हो। ठीक है, नंधौर जो है ये मोस्टली जो फैला हुआ है ये नैनीताल और चंपावत के बीच में फैला हुआ है यहाँ पे ऐसे। और जो अपना गोविंद है, गोविंद वाला जो वन्य जीव विहार है ये है उत्तरकाशी में। ठीक, और गोविंद वाले की डेट अगर जानोगे तो यह है 1955 में, जबकि 2012 में नंधौर वाला। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार अब आया, जहां पर सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वन्यजीव विहार पूछ रहा है अभी, तो वन्यजीव विहार है अस्कोट, जो कि है पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो वन्यजीव विहार की बात करें तो वन्यजीव विहारों में सबसे बड़ा है केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है, सबसे बड़ा। और केदारनाथ वाला जो है ये इस तरीके से फैला हुआ है कुछ ये, तो ये चमोली प्लस रुद्रप्रयाग दोनों में फैला हुआ है। और सबसे पुराना जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी तो वो गोविंद था। ठीक है, 1955 में बना था, पर रखा गया गोविंद का। ठीक है, उसके बाद है सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो सबसे बड़ा केदारनाथ हो गया, तो सबसे छोटा है मसूरी, मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक हो गया। कुल संरक्षण आरक्षित हैं। अब संरक्षण आरक्षित की बात करते हैं, तो संरक्षण आरक्षित 4 है, मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पर इनके नाम लिखने पड़ेंगे, तो इस तरीके से लिखता हूँ, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, तो आसन हो गया, झिलमिल हो गया, पावलगढ़ है या पवालगढ़, पवालगढ़ कहते हैं इसको, पवालगढ़ भी लिखा है, पावलगढ़ भी लिखते हैं, पवालगढ़ ही लिख लेता हूँ इस बार, पवालगढ़। उसके अलावा है नैना देवी। ठीक है, ये नैना देवी वाला ये पक्षी के लिए है, तो 4 मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात करते हैं, चलो ये मिटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा देखने में आसानी रहेंगी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये कहाँ पर है, ये है देहरादून में। झिलमिल वाला जो है ये है हरिद्वार में। ठीक है, और ये जो पावलगढ़ और जो नैना देवी हैं ये दोनों हैं नैनीताल में। ठीक हो गया, तो जगह बता दी। ये पूछना चाह रहा है कि पावलगढ़ वाला कहाँ पर है, तो पावलगढ़ वाला है नैनीताल में, बाकी के भी मैंने बता दी हैं, देहरादून, हरिद्वार और बाकी ये दोनों नैनीताल में ही हैं। 4.44 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में देहरादून में 2005 में स्थापित, ये बना था 2005 में, देहरादून में बना था। तो तुम्हें पता ही है किसकी मैं बात कर रहा हूँ, आसन की बात कर रहा हूँ। 4.44 स्क्वायर किलोमीटर है, 2005 में ये बना था। आसन वेटलैंड इसको कहते हैं, आसन वेटलैंड। ठीक है, और क्या पूछना चाह रहा है कि ये देश का कौन सा है, तो ये देश का फर्स्ट है, पूरी कंट्री का फर्स्ट है, तो इस तरीके से इसको याद रख लेना। आसन वेटलैंड जो है 2005 में बना था 4.44 स्क्वायर किलोमीटर में, और वेटलैंड वेटलैंड मतलब देश का ये पहला है, आसन वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड एंड कंजर्वेशन के अंदर ये कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं इसको, पूरा नाम इसका आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व, और ये देश का पहला है अपनी तरीके का। तो अब इसको लेते हैं थोड़ा मिटा, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये तो पूरा ही मिट गया, किधर गया भाई, चलो यार कोई नहीं, दोबारा से रख देते हैं, कौन ढूंढता फिरे। तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 4.44 स्क्वायर किलोमीटर वाला मैंने बता दिया, प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है, कंजर्वेशन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व नाम है इसका, आसन। आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामसर साइट, पहले मैं देखूं चीज़ें चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, क्योंकि फिर हो जाती है गड़बड़। तो ठीक है, प्रॉपर काम चल रहा है। तो रामसर साइट कब घोषित किया गया है आसन को,
रामसर साइट आसन वेटलैंड को, ठीक है, आसन वेटलैंड, आर्द्र भूमि कहते हैं हिंदी में इसको, वेटलैंड लिखने में ही फायदा है। उसके बाद है, तो ये किया गया था अक्टूबर 2020 में, ये चीज़ याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट क्या होती है, हल्के से मैं बता देता हूँ। तो जो रामसर साइट है ना, ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में, ईरान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर ये समझौता हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र भूमि या जिसको वेटलैंड कहते हैं, आर्द्र भूमि, उसको रामसर साइट घोषित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया जाता है। और ये जो समझौता हुआ था ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था, तो इसीलिए इसको रामसर बोलते हैं। तो हल्का फुल्का मैंने यहाँ पर आइडिया दे दिया है। अच्छा, आसन जो है उत्तराखंड का है, प्रथम वाला, प्रथम रामसर साइट। तो अभी न्यूज आ रही है कि जो सेकंड रामसर साइट हो सकती है, वो हो सकती है, मतलब अभी बैगुलधारा जलाशय, बैगुलधारा, तो ये कहाँ पर है, जिसको सेकंड रामसर साइट घोषित करने की बात चल रही है। तो बैगुलधारा जलाशय कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उत्तराखंड में, ये बताना कमेंट करके। उसके बाद बात करते हैं, तो मैं इसको साफ करते करते तो मैं बता दूं, जैसे रामसर साइटें होती हैं तो ये बहुत सारी हैं। इंडिया में लगभग 75 से ज़्यादा रामसर साइट हैं, और एक ही राज्य के अंदर कई कई रामसर साइटें होती हैं। 10 तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हो सकता है 11 भी हो गए हों, तो जब मैंने देखा था उस समय 10 थे। 12 सिंहों का बसेरा है, तो झिलमिल की मैंने बात करी थी ना, झिलमिल, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये पूरा नाम है इसका, झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व। और ये कहाँ पर था, ये था हरिद्वार के अंदर। तो यहाँ पर मिलते हैं 12 सिंगा। ठीक है, इनके सर में 12 सींग होते हैं, मतलब इनके जो सींग हैं वो कुछ इस तरीके से निकले हुए रहते हैं ऊपर, वो जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती हैं, तो इसलिए 12 सिंगा कहते हैं इसको। उसके बाद बात करें पक्षियों के, अच्छा इसको इंग्लिश में स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है कि स्वैम्प डियर कहाँ पर मिलते हैं। स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर पाए जाते हैं, अगर इसने बोल दिया फिर आदमी कन्फ्यूजन में आ जाएगा किसकी बात चल रही है। तो ये होते हैं पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 2015 में स्थापित किया गया है। तो नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करी थी, वो यहाँ पर नैना देवी, नैना देवी हिमालयन, ये बर्ड वाला अकेला है। ठीक है, बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषणा की गई थी कितने, 2015 में। ठीक है, और इसका जो एरिया है यह 111.9, 111.9 स्क्वायर किलोमीटर, तो इतना इसका एरिया है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये बना था 2015 में पक्षियों के लिए, पक्षी संरक्षण, पक्षी संरक्षण। ठीक, अब बात करते हैं नैना देवी पक्षी रिजर्व में पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लगभग 600 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं नैना देवी के, नैना देवी पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, पूरा नाम है। तो इसमें 600 प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। प्रदेश में कुल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है। तो उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान ये नैनीताल में है। इसका नाम है गोविंद उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, और नैनीताल जू बोलते हैं इसको मेनली। नैनीताल में जाओगे तो नैनीताल जू करके है ये, गोविंद उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान इसका पूरा नाम है। नैनीताल में जब घूमने जाओगे तो एक अभी तो यहाँ रेड पांडा भी आ चुका है, बहुत बड़ा तो नहीं है, मतलब एक दिन में आराम से घूम पाओगे, लोकेशन अच्छी है। प्रदेश में कुल जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो ये नंदा देवी जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है, इसके बारे में बात करी थी हमने, जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र।
नंदा देवी, तो ये एक ही है प्रदेश के अंदर जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो पहली चीज़ तो सुनो, ये 1988 में बना था, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो है ये इस एरिया में फैला हुआ है इस तरीके से। तो कुछ एरिया इसका पड़ता है, जो पड़ता है चमोली के अंदर, ठीक है, कुछ एरिया इसका पड़ता है पिथौरागढ़ के अंदर, और कुछ एरिया इसका पड़ता है बागेश्वर के अंदर। तो इस तरीके से नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र हैं। तो राज्य के जैव क्षेत्र में एक तो है नंदा देवी वाला, ठीक है, और एक फूलों की घाटी। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, जो भी लिखा है इसको मिटा दो। एक तो है नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र, एक है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यहाँ कहीं पर होगा, फूलों की घाटी। मेनली दो हैं यहाँ पर, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, तो महरुड़ी है बागेश्वर में, ये 1977 में बना हुआ था, इसके बारे में हमने पहले देख लिया एक बार। ठीक है, भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या फार्म है, भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये पिथौरागढ़ में है। 1982 में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र, ये चमोली में है, गोपेश्वर के पास, कांचुला खर्क जगह है, इसके बारे में हमने बात करी हुई है पहले ही। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहे हैं एक तरीके से, कांचुला खर्क, ठीक है। 1982 में राज्य सरकार ने बनाया था ये, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही था। उसके बाद बात करते हैं बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जंतु, तो इसके मैं नाम बता देता हूँ। हिमालयी भेड़ है, जिसको भरड़ कहते हैं या भरल भी बोलते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग है, भूरा भालू है, हिमालयी बकरा है, हिमालयी बकरे को लोकल लैंग्वेज में घेर कहते हैं, और बाघ हो गया, स्नो लेपर्ड जिसको कहते हैं, बर्फ का तेंदुआ या बर्फ का बाघ। और पक्षियों की बात करें तो घुघती होता है, काफ़ी फेमस है, कबूतर की तरह दिखता है और बढ़िया से आवाज़ निकालता है ये। उसके अलावा जो है कबूतर होता है हरा वाला, जिसे कोकला कहते हैं, ये भी है। उसके अलावा चकोर हो गया, चकोर तीतर टाइप का दिखता है एक, ठीक है। और हिमालयी मुर्गा हो गया, मोनाल है। चनक, चनक को चाइनीज बटेर कहते हैं, चाइनीज बटेर, ठीक है, और वैसे इसको चनक बोला जाता है लोकल में। तो ये कुछ मेन जंतु हैं जो हिमालयी एरिया में पाए जाते हैं, मेनली आपको हिमालयी एरिया में ही देखने को ये सब मिलेंगे। उसके बाद है वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार, तो तुम्हें पता है 2008 में वन्य जीव गणना हुई थी, जिसमें 919 मोनाल हमें पता चला था और 276 कस्तूरी मृग, ये मैंने पहले बताया हुआ है। अब उसके आगे जो कुछ है वो यहाँ देखते हैं। तो 2008 में जो वन्य जीव गणना हुई थी, उसमें कुल भालू और गुलदार कितने थे। तो भाई इतने डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, इनको मैं यहाँ पर है तो लिख दे रहा हूँ, वरना इसकी मतलब ज़रूरत नहीं है, याद कर सकते हो तो कर लो। 2121 थे भालू और 2335 थे गुलदार, गणना के अनुसार। और बंदर और लंगूरों की बात करें, मत याद करना, मैं बताऊंगा भी नहीं इसको। कुल कस्तूरी मृग और चीतल, तो टोटल पूरे राज्य की बात ये कर रहा है 2008 में, मैंने बता रखे हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा। उसके बाद है कुल तेंदुए, तो ये रहते हैं कम, तो कुल तेंदुए जो हैं, तेंदुए हम देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि इस टाइप की जीव ना ये पूछे भी जाते हैं कई बार। तो तेंदुए कितने हैं टोटल, 839 है, 839। बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें फालतू की चीज़ें। 2015, 17 और 2020 में राज्य के में हाथियों की कुल संख्या कितनी रही थी, ये भी नहीं बताऊंगा। ये सब नंबरिंग वाले वैसे कई बार पूछे भी जा रहे हैं आजकल, और हाथी जो है एक बड़ा जानवर है, साथ ही साथ
कम ही संख्या में ये मिलते हैं। तो इसका देख लेते हैं 2015, 17 और 20। 2015, 2017, 2020 तो कितने हाथी पाए गए थे उत्तराखंड के अंदर, ये हम देख लेते हैं। 2015 में थे 1797, 1939 थे 2017 में, और 2026 थे 2020 में। तो कुल मिलाकर के नंबर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, कारबेट में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये जरूरी है। ठीक है, स्पेशल टाइगर, ठीक है, प्रोटेक्शन फोर्स। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कब बनी थी? तो 2013 में बनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। बाघ संरक्षण में देश में उत्तराखंड का स्थान है तो थर्ड है पूरे देश में बाघों के संरक्षण के मामले में। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट है। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। बाघों की संख्या और बाघों की डेंसिटी के मामले में कॉर्बेट देश में फर्स्ट है, ये थर्ड नहीं है। ये मैंने यहाँ पर नहीं है, थर्ड तो पहले वाले क्वेश्चन का था। तो बाघों की संख्या के मामले में फर्स्ट है, और बाघों की डेंसिटी के मामले में भी कॉर्बेट जो है वो फर्स्ट है पूरे देश में। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला स्थान है, तो हाथी भी कॉर्बेट में ही मिलते हैं। और अगर नंबर पूछा जाए तो 1224 आपको बता देना है। हाथियों के इलाज हेतु राज्य का पहला हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है, तो ये बन रहा है चीलावन रेंज में। ठीक है, नहीं, चीला रेंज कहाँ पर है? यह हरिद्वार में। तो यहाँ पर बन रहा है हाथियों के इलाज के लिए हाथियों का हॉस्पिटल चीला रेंज में। ठीक है, वीडियो होते जा रही है लंबी, जल्दी से जल्दी ख़त्म करता हूँ, कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं तो इसको निपटा ही लेते हैं। ठीक है, घायल और बीमार वन्य जीवों के उपचार के लिए रेस्क्यू सेंटर जो है, तुम्हें पता ही होगा, रेस्क्यू सेंटर होता है जहाँ पर घायल जीवों का इलाज वगैरह चलता है, तो वो है हरिद्वार। और अगर जगह की नाम करूँ तो इसको चिड़ियापुर कहते हैं, चिड़ियापुर। तो यहाँ पर रेस्क्यू और उपचार केंद्र है घायल जानवरों का। राज्य का पहला बंदरबाड़ा बन रहा है, तो ये पिथौरागढ़ में बन रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे बंदर रहेंगे, पिथौरागढ़ में बन रहा है। और जगह का नाम है चंडाक। ठीक है, और बन क्या रहा है? बंदरबाड़ा, बंदरबाड़ा। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है, तो स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं, स्नो लेपर्ड का बन रहा है गंगोत्री में। और इसलिए बन रहा है क्योंकि तुम्हें पता ही है ये एरिया में मतलब बर्फ ही बर्फ रहती है, तो ये आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम योजना की शुरुआत की गई है, तो योजना का नाम क्या है? मानव वन्य जीव। मानव और वन्य जीव के बीच में जो संघर्ष है उसकी रोकथाम करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई अगर बाघ वगैरह आ गया, लोगों के बीच में आ गया, या तो वो लोगों को मारेगा या फिर लोग उसको मारेंगे। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना हो, घटनाएं, तो इनके लिए जो है एक योजना बनाई गई है। और उस कब बनाई गई है ये पूछ रहा है, तो 2012-13 से लगभग वो योजना बनाई गई है। तो मेन जो क्वेश्चन थे ये हो चुके हैं इसके ख़त्म। अगले वाले में फिर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे।